गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए बिहार के प्रोवर्ब को डिस्कस करेंगे। मैंने 70 बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए एक ऐसे का मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। और फर्स्ट क्लास में मैंने एक लोकोक्ति को डिस्कस किया था, एक प्रोवर्ब को डिस्कस किया था। आज भी मैं एक नए प्रोवर्ब को डिस्कस करूंगा, है ना। तो आज का प्रोवर्ब है, चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद। चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद। तो आज का जो प्रोवर्ब है वो बहुत ही एक पॉपुलर प्रोवर्ब है, लोकोक्ति है। और यहां पर हम ये देखेंगे कि कैसे इसको अप्रोच करेंगे, है ना। इसको इस पे ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे राइटर्स तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ऐसे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका थीम समझना, है ना। तो सबसे पहले इसके थीम के बारे में हम समझेंगे, है ना। चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद। तो इसका थीम क्या है? इस ऐसे का थीम है कि this proverb highlight the tendency this proverb highlight the tendency to blame others while ignoring one's own fault, है ना। इस प्रोवर्ब का थीम क्या है? इस प्रोवर्ब का थीम है, ये प्रोवर्ब क्या हाईलाइट कर रहा है ना। ये प्रोवर्ब हाईलाइट कर रहा है कि उस टेंडेंसी को हाईलाइट कर रहा है जो ह्यूमन नेचर होता है ना। ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि दूसरों को वो ब्लेम करते हैं, अपने कमियों को छुपाकर वो दूसरे की कमियों को हाईलाइट करना चाहते हैं, है ना। अक्सर आपने देखा होगा समाज में कि कुछ ऐसे लोग हैं, या अधिकतर ये टेंडेंसी होती है लोगों की कि अपने कमियों को वो छुपाते हैं और दूसरे की छोटी सी छोटी कमियों को भी हाईलाइट करते हैं, है ना। और ये जो प्रोवर्ब है ना, उसका थीम यही है। ये प्रोवर्ब जो है ये हाईलाइट कर रहा है कि उस टेंडेंसी को हाईलाइट कर रहा है जिस टेंडेंसी के तहत जो लोग क्या करते हैं, दूसरे की कमियों को हाईलाइट करते हैं जबकि उनके अंदर कई सारी कमियां हैं, है ना। तो ये उस टेंडेंसी को बता रहा है। तो थीम आपको समझ में आ गया। चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद, यानी यहां पे चलनी का मतलब क्या है? चलनी उस व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिसके अंदर ढेर सारी कमियां हैं, है ना, कई सारी कमियां हैं। और इसमें यहां जो 72 छेद का मतलब है न्यूमरस फॉल्ट्स, न्यूमरस फ्लॉस, है ना। और सूप यहां जो है, सूप वह व्यक्ति है जिसमें कुछ गिने चुने कमियां हैं, है ना। तो चलनी क्या करता है, यानी जिसमें 72 छेद है, यानी जिसमें बहुत सारी कमियां हैं, वो वैसे व्यक्तियों के कमियों को हाईलाइट करता है जिसमें कुछ ही कमियां, यानी कोई भी, ये टेंडेंसी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाकर, जो कमियां, बहुत सारी कमियां हैं, उसको छुपाकर दूसरी की छोटी कमियों को भी, छोटे फ्लॉज को भी हाईलाइट करता है। तो ये थीम जो है वो टेंडेंसी है। थीम को समझने के बाद मैंने बताया था आपको कि पहले थीम समझना है और थीम को समझने के बाद एसे के स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। दूसरा काम है एसे का स्ट्रक्चर तैयार करना, है ना। तो हर एसे के लिए 1 घंटा का समय मिलता है आपको, और उस 1 घंटे में आपको 15 मिनट ब्रेन स्टॉर्मिंग करना है। उसमें सबसे पहले थीम को लिखना है, और थीम को लिखने के बाद उस एसे का स्ट्रक्चर तैयार करना है जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पार्ट होगा और कंक्लूजन होगा।
तो सबसे पहले इस एसे के लिए इंट्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं। इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? देखिए, इंट्रोडक्शन कोई एक छोटी कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, या कोई केस स्टडी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि कहानी बनाना हमारे लिए आसान होता है ना। छोटी और लघु कहानियों को हम यहाँ पे इस एसे के थीम के पर आधारित कहानियों को यहाँ पर बना सकते हैं, लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में दो चीज करना है। एक, अगर कोटेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोटेशन को आप एक्सप्लेन करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछें और बॉडी पार्ट में उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करें। अगर एनेक्डोट से स्टार्ट कर रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टोरी वहां पे हाईलाइट करें, है ना, जो कि थीम पे आधारित हो, उसको ऐसे के थीम के साथ कनेक्ट करें, टॉपिक से कनेक्ट करें, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछें उस थीम से रिलेटेड और उसको आंसर करें। तो यहाँ स्टोरी आप यहाँ पे सोच सकते हैं, है ना, कोई ऐसा कहानी बताइए जहां पर एक व्यक्ति जो है वो दूसरी की कमियों को हाईलाइट कर रहा हो, जबकि उसके अंदर खुद इतनी सारी कमियां हो। यहाँ पे आप एक उदाहरण या एक कहानी ले सकते हैं किसी नेता की। नेता क्या करता है, अपने इलेक्शन कैंपेन में दूसरे नेताओं की, है ना, दूसरे नेताओं की बुराइयों को हाईलाइट करता है, जबकि खुद वो नेता करप्शन से लिप्त होता है ना। उस नेता में कई सारी कमियां होती है ना, कई सारे वो अपराध किया हुआ होता है, फिर भी वह दूसरे नेता को, है ना, जो जिसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, या वैसे दूसरे नेता जहां जिनका इमेज थोड़ा अच्छा है, उनकी भी बुराइयां करता है, उनकी छोटी गलतियों को भी हाईलाइट करता है। तो ऐसा एक स्टोरी आप ले सकते हैं, है ना। और उस स्टोरी को ऐसे के साथ कनेक्ट करने के बाद, है ना, कुछ क्वेश्चंस हमें पूछना है इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, एक एनेक्डोट्स लिखेंगे। एनेक्डोट्स मतलब शॉर्ट स्टोरी, जैसा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। किसी पॉलिटिशियंस का एग्जांपल ले सकते हैं, स्टोरी ले सकते हैं, है ना, कि कैसे खुद अपराध से लिप्त होने के बावजूद भी वो दूसरी पार्टियों के नेताओं की बुराई करता है। ऐसा कोई स्टोरी ले सकते हैं जिस पर लोगों ने कमेंट किया कि चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद, है ना। या एक ऐसा कहानी ले सकते हैं कि जिसमें एक जो मीडिया पर्सन है वो किसी नेता से पूछता है कि आपके बारे में, है ना, किसी दूसरे नेता ने ये सारी बातें कही हैं, ये सारी कमियां दिखाई हैं, आपके बारे में ये सारी चीजें गलत कही है। उस पर उस मीडिया पर्सन के उस क्वेश्चन पे जिस नेता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैसे रिएक्ट करता है। वो यह कहता है कि चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद। इस तरह से आप उसको कहानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कहानी बन सकता है, इंडिया और पाकिस्तान का ले सकते हैं, है ना। पाकिस्तान हमेशा इंडिया की बुराई करता रहता है, इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नीचा दिखाता है ना। हमेशा ये कहता है इंडिया के बारे में कि इंडिया गलत कर रहा है ना, पाकिस्तान के साथ, या इंडिया पे ऑब्लिगेशन लगाता है। तो वहां पे ये कहा जा सकता है कि चलनी दूसरे सूप को जेमे 72 छेद, क्योंकि पाकिस्तान का खुद आतंकवाद से लिंक रहा है ना। तो ये जो कहावत है वो पाकिस्तान पे बहुत ही फिट बैठती है ना। तो इस तरह से एक एनेक्डोट्स ले सकते हैं जो रियल हो सकता है या फिक्शन हो सकता है, यानी काल्पनिक हो सकता है। उस एनेक्डोट को टॉपिक के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एनेक्डोट प्लस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर जो है वो बॉडी पार्ट में हमें देना है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एनेक्डोट्स लिखने के बाद उसे टॉपिक से कनेक्ट करने के बाद हम वहां पे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, उसको ऐसे लिखेंगे, लेट अस या नाउ डेल्व deep into the topic of the essay. We will understand the theme of the essay by answering some questions, है ना। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है, in which context this essay
कैन बी रेलेवेंट, है ना, इन विच कॉन्टेक्स्ट दिस एसे कैन बी रेलेवेंट, या दिस टॉपिक कैन बी रेलेवेंट, है ना। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पे ये जो एसे है वो रेलेवेंट या फिट बैठता है, या जो ये जो प्रोवर्ब है, विच आर द वेरियस कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रोवर्ब इज रेलेवेंट, है ना। तो कौन कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहां पे ये प्रोवर्ब रेलेवेंट है, वो क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है ना, क्वेश्चन ध्यान रखना है, विच आर द वेरियस कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रोवर्ब इज रेलेवेंट, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होता है क्वेश्चन, आंसर जो करते हैं क्वेश्चन का वो बॉडी पार्ट में जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है व्हाई पीपल have a tendency to blame others, है ना, by ignoring their own flaws. Why people used to blame others, है ना, while ignoring their own flaws, and what are its implication या consequences, है ना, what are its consequences। तो ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं कि दूसरे को ब्लेम करते हैं, है ना, ब्लेम का कल्चर क्यों है, अपने फ्लॉज को, अपनी कमियों को छुपाते हैं और दूसरी की छोटी से छोटी कमियों को भी हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। what is the importance of self reflection and improvement? सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंप्रूवमेंट के क्या महत्व है, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड एक और एंटीथेसिस यहाँ दे सकते हैं कि कभी कभी ये जरूरी होता है कि ब्लेम करने वाले लोग हमारे आसपास हों, है ना, हमारे अंदर कमियां निकालने वाले लोग, है ना, हमारे आसपास रहें, है ना, ताकि हमारा सेल्फ असेसमेंट हो सके। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो ये कबीर का कहावत है। तो ये एंटीथेसिस में जा सकता है कि ये सही है, मतलब दूसरे को ब्लेम करने वाले लोगों को आसपास रखना चाहिए, यानी निंदकों को आसपास रखना चाहिए ताकि आपके अंदर प्यूरिफिकेशन हो सके। तो ये एंटीथेसिस में जाएगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे और लास्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस प्रोवर्ब। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द वेरियस कॉन्टेक्स्ट इन विच दिस प्रोवर्ब इज रेलेवेंट। किस कॉन्टेक्स्ट में ये प्रोवर्ब रेलेवेंट है? तो कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा पहले हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, है ना, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जहां पे हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को एनार्किस्ट और वायलेंट कहा, है ना, ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स को एनार्किस्ट और वायलेंट कहा, जबकि वो खुद इतने वायलेंट थे, है ना। या फिर ब्रिटिशर्स ने जर्मनी के हिटलर को वायलेंट कहा, एनार्किस्ट कहा, है ना, अमानवीय कहा, जो जबकि वो खुद वायलेंट थे, अमानवीय तरीके से काम करते थे। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हो सकता है। सोशल पर्सपेक्टिव में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सोशल पर्सपेक्टिव में ये प्रोवर्ब कैसे रेलेवेंट है। तो सोशल पर्सपेक्टिव में आप दे सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन frequently impose sanction on other countries for human rights violation। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट, यूएसए और यूरोपियन यूनियन दूसरे कंट्रीज पे सैंक्शन लगाता है, इकोनॉमिक सैंक्शन, आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, ये कहकर कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है, जबकि वो खुद ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। बट देयर ओन हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच वायलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर यूएसए का ले तो एग्जाम्पल है इराक वॉर, है ना, 2003 में इराक वॉर हुआ था। उसमें यूएस ने इराक पर इन्वेड किया था अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ ब्रिंगिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, बट द वॉर रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ मिलियंस ऑफ इनोसेंट सिविलियंस। तो ये चीजें थी। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में आप इसको ले सकते हैं। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात करें तो
many politicians preach ethics and accountability but fail to practice them. कई सारे पॉलिटिशियन दावा करते हैं कि मैं बहुत सत्य के रास्ते पे हूँ, है ना, मानवता के रास्ते पे हूँ, नैतिकता के रास्ते पे हूँ, लेकिन बाद में वो करप्शन से लिप्त पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। ओके, एक और इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में कैसे चलनी दूसरे सूप को जिनमें 72 छेद रेलेवेंट है। तो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव में डेवलप्ड नेशन आस्क डेवलपिंग कंट्री टू रिड्यूस कार्बन एमिशन, है ना। डेवलप कंट्री का क्या करना है कि आप कार्बन एमिशन को रिड्यूस कीजिए, है ना। सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन आप ही कर रहे हैं, बट अगर देखें हिस्ट्री तो सबसे पहले तो कार्बन एमिशन डेवलप्ड कंट्री ने किया है। तो डेवलप कंट्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री को, जबकि वे खुद ये काम पहले कर चुके हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल में आप दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन हुआ और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, और वो डेवलपिंग कंट्री को क्रिटिसाइज करते हैं इस फ्रंट पे। तो ये कुछ कॉन्टेक्स्ट है जहां पे ये प्रोवर्ब रेलेवेंट है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था कि वाई पीपल चूज टू ब्लेम अदर्स वाइल इग्नोरिंग देयर ओन फ्लॉज, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? फर्स्ट, नार्सिज्म एंड ईगो। नार्सिज्म का मतलब क्या होता है? नार्सिस्ट होते हैं। नार्सिज्म का मतलब होता है खुद को ग्लोरीफाई करना और दूसरे के वीकनेस को दिखाना। तो पीपल ऑफन बिलीव दे आर फ्लॉलेस एंड एंगेज इन हाईलाइटिंग द फॉल्ट्स ऑफ अदर, है ना। ये ईगो से भी होता है कि उनका अभिमान ये कहता है, ईगो कहता है कि हम अपनी कमियों को नहीं हाईलाइट करेंगे, हमारे अंदर कोई कमियां नहीं है, बाकी सब गलत है, इन हम सही है। ऐसा ईगो के कारण, ये नार्सिज्म के कारण। सेकंड जो कारण हो सकता है कि वाई पीपल यूज टू ब्लेम अदर्स वाइल इग्नोरिंग देयर ओन फ्लॉज, वो सेकंड कारण हो सकता है क्रिटिसाइजिंग अदर्स विदाउट सेल्फ इंप्रूवमेंट। मेनी इंडिविजुअल्स आर क्विक टू जज। जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पहले से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। जैसे कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं हम लोग, पूर्वाग्रह से, है ना। हमारे अंदर पहले से ये चीजें होती हैं कि ये ऐसा है तो ये खराब ही होगा, है ना। सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं, उसको बहुत ही जल्दी ही जज करते हैं, मेरिट के आधार पे जज नहीं करते हैं। ये थर्ड हो सकता है हिपोक्रेसी एंड सोशल डबल स्टैंडर्ड। हिपोक्रेसी यानी सामने हम कुछ और बोल रहे हैं, लोगों के सामने हम कुछ और बोलते हैं और पीछे हम कोई और काम करते हैं। तो हिपोक्रेसी और सोशल डबल स्टैंडर्ड के कारण भी हम ये सारी चीजें करते हैं। जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस give lectures, corrupt politician give lectures on integrity while being involved in unethical activities। सभी लोग बोलते हैं कि करप्शन सही नहीं है ना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है, फिर भी सभी लोग लगभग किसी ना किसी तरह से करप्शन में लिप्त हैं, है ना। मतलब मैक्सिमम लोग करप्शन से लिप्त हैं, है ना। लेकिन जब वो उनके सामने करप्शन आता है तो उनका कहना है कि करप्शन सही नहीं है। उसी तरह सभी लोग चाहते हैं कि इन्वायरमेंट सही हो जाए, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है या हिपोक्रेसी है, इसके कारण भी लोग दूसरे को ब्लेम करते हैं और खुद के जो अंदर जो फ्लॉज है उसको इग्नोर करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट्स का क्या महत्व है, उस पर आंसर हो सकता है कि लुक एट योरसेल्फ बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स। कबीर का यहाँ पे दुआ आप लिख सकते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, है ना। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट का ये इंपॉर्टेंस है। जब हम अपने अंदर के फॉल्ट को या फ्लॉज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सबसे अधिक बुराई हमारे अंदर है, तो हम दूसरे को ब्लेम करने से पहले हम खुद के तरफ देखेंगे। एक और वहां पे आप लिख सकते हैं कि जब हम किसी की तरफ अपनी उंगली को पॉइंट करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि जो 3 उंगलियां हैं वो हमारी तरफ ही पॉइंट हो रही है, हमारी तरफ पॉइंट हो रही है। तो ये चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है सेल्फ रिफ्लेक्शन और एंड इम्प्रूवमेंट का, वो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ ग्रोथ। देखिए, क्रिटिसिज्म करना
इज नॉट बैड, क्रिटिसिज्म इज नॉट बैड, आप क्रिटिसिज्म कीजिए, बट ये क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं होना चाहिए कि बस क्रिटिसाइज करना है, इसलिए होना चाहिए ताकि उसको और बेहतर किया जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके। तो इसको कहा जाता है कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी क्रिटिसिज्म इसलिए करना है ताकि और उन चीजों को बेहतर बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कीम है, तो गवर्नमेंट स्कीम को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है ना, ब्लेम नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसके फ्लॉज ढूंढने हैं, है ना, और उसको कैसे बेहतर बनाया जाए वो हमें ये काम करना है। ये सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन और इम्प्रूवमेंट से हो सकता है। लास्ट है ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल कंडक्ट। जब हम एथिकल होते हैं, यहाँ पे आपको फिलॉसफी यूज करना है। हाँ, जब हम एथिकल होते हैं तो हम अपने अंदर की गलतियों को ढूंढते हैं, है ना, पहले अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हैं, फिर दूसरे को गलत ठहराते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी का कोटेशन है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। पहले खुद के अंदर वो चेंज लाइए। जैसे महात्मा गांधी थे मैन ऑफ वर्ड्स, यानी जो वो कहते थे कथनी और करनी में उनका कोई अंतर नहीं था। तो यहाँ पे कुछ फिलॉसफी आपको देना है ना, कि कैसे हम ब्लेम गेम से बचें, ब्लेम कल्चर से बचें, है ना। यहाँ पे फिलॉसफी आपको डालना है वर्च्यू थ्योरी का। तो ये चीजें हैं। अब लास्ट में व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द प्रोवर्ब, हमने ये लर्न फ्रॉम प्रोवर्ब से हमने क्या सीखा, प्रोवर्ब से हमने ये सीखा कि हमें सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए। पहले खुद के अंदर जो फॉल्ट है उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि सेल्फ रिफ्लेक्शन हो और इम्प्रूवमेंट। अगर सभी लोग अपने अंदर के फॉल्ट्स को, कमियों को दूर करेंगे तो एक दिन ये सोसाइटी, है ना, वो फ्लॉलेस हो जाएगी, है ना। अगर हम दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, अपने अंदर की कमियों को अगर हम हाईलाइट नहीं करेंगे तो फिर तो फ्लॉज जो है वो सोसाइटी में रह ही जाएगा। तो ये हम यहाँ से लर्न करते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि द प्रोवर्ब चलनी दूसरे सूप के जे में 72 छेद इज नॉट जस्ट अ सेइंग बट अ मिरर रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये एक मिरर है जो ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए कंक्लूजन में क्या लिखना रहता है, कंक्लूजन में लिखना रहता है पहले स्टैंड लेना होता है। स्टैंड मतलब कि आप क्या सोचते हैं इस पे। हम यही सोचते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ प्रोवर्ब, इट्स अ मिरर रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। इट टीचेस अस, ये हमें क्या सिखाता है, इट टीचेस अस दैट बिफोर पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स वी मस्ट फर्स्ट इवैल्यूएट एंड इंप्रूव आवरसेल्फ। If every individual adopts self-reflection and honesty, society can witness positive and meaningful changes। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट चलनी दूसरे सूप को जे में 72 छेद। होप कि ये आपको मदद करेगा, है ना, एक स्ट्रक्चर तैयार करने में। ये जो हमारा डिस्कशन है वो आपको हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए प्रोवर्ब के साथ मिलेंगे। थैंक यू।